नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आगामी चुनावों के मद्देनजर जहां विभिन्न पार्टियों की बैठकें जारी हैं, विभिन्न गठबंधनों की भी बैठकें जारी हैं, तो वहीं साथ ही साथ सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सेलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की, तो राहुल का शक्ति पर दिया बयान पर भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने भी अपने घोषणा पत्र को लेकर अहम बैठक की। तमाम चुनाव से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम, लेकिन साथ ही साथ इन महत्वपूर्ण खबरों पर करेंगे चर्चा भी कि किस करवट जा रहा है इस वक्त चुनाव का नैरेटिव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मिशन दक्षिण में जुटे पीएम मोदी ने केरल और तमिलनाडु में किया रोड शो। सेलम में डीएमके और कांग्रेस की नीतियों पर बरसे। लोगों से भ्रष्टाचार और परिवारवाद की नीतियों के खिलाफ आगामी चुनाव में वोट करने की अपील। फिर दिया 400 पार का नारा। शक्ति पर राहुल गांधी के दिए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और डीएमके की प्रवृत्ति हिंदू धर्म का अपमान करने की। वे कभी दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं बोलते। बीजेपी के बाकी नेताओं ने भी किया पलटवार। कांग्रेस के नेताओं ने कहा, राहुल के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। झारखंड में जीएमएम को बड़ा झटका। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने पार्टी नेतृत्व पर हमला बोलते हुए दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुई शामिल। पूर्व राजनयिक तरनजीत संधू ने भी थामा बीजेपी का दामन। एनडीए को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एमएनएस नेता राज ठाकरे एनडीए में हो सकते हैं शामिल। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में घमासान। सीट बंटवारे पर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने खड़गे को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति जताई नाराजगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर। कोर कमेटी की बैठक में टिकटों पर मंथन। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्य समिति में घोषणा पत्र पर किया मंथन। 5 न्याय स्तंभ पर कुल 25 गारंटियों का ऐलान। बीजेपी ने किया पलटवार। बेंगलुरु के नगरथपेट में 2 समुदायों के बीच झड़प के बीजेपी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री शोभा करदलांजे, बेंगलुरु के दक्षिणी सांसद तेजस्वी सूर्या और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी ने मांगा राज्य के गृह मंत्री का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट का सीएए के अमल पर रोक लगाने से इनकार। कोर्ट में केस पेंडिंग रहने के दौरान कानून पर रोक की याचिका खारिज। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को। लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग का अहम फैसला। मीडिया के लोगों को अति आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करने का फैसला। चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 दिन का मिशन साउथ। 5वें दिन प्रधानमंत्री तमिलनाडु में थे, जहां बड़ी तादाद में लोगों के हुजूम ने उनका स्वागत किया। सेलम की एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और डीएमके पर शक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। इस वर्ष के आरंभ से प्रधानमंत्री के दक्षिण भारत के दौरे और अब एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं बीजेपी के मिशन साउथ को धार देते नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के लगातार जनसंपर्क से विपक्षी दलों की नींद उड़ने लगी है। सोमवार को शाम कोयम्बटूर में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सेलम में जनसभा की। राज्य की जनता से मिल रहे प्यार आशीर्वाद को लेकर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये अपार जनसमूह डीएमके की नींद उड़ा रही है। एनडीए और मोदी को
ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा को तमिलनाडु और केरल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है। पार्टी का जोर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने पर है। प्रधानमंत्री बीते 15 दिन के दौरान ही कन्याकुमारी से कोयम्बटूर तक, तूतीकोरिन से सेलम तक सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं। इस दौरान लोगों के बीच उन्होंने गौरवशाली तमिल संस्कृति के उत्थान, विकसित राज्य से विकसित राष्ट्र का रोड मैप रखा। डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है बिग करप्शन। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। इसलिए देश में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके का अपना अलग ही 5G चल रहा है। डीएमके का 5G यानी एक ही फैमिली की 5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा। इस 5G फैमिली ने 2G स्कैम करके पूरी दुनिया में भारत और तमिलनाडु की इमेज गिराई है। अगर मैं इनके स्कैम्स गिनाने लगूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। सेलम की जनसभा में प्रधानमंत्री ने डीएमके और कांग्रेस की नीतियों को महिला विरोधी भी बताया। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा सरकार की सफल योजनाओं को गिनाया। उन्होंने जनता से करप्शन और परिवारवाद की नीतियों के खिलाफ आगामी चुनाव में वोट करने की अपील की। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर, डेवलप भारत के लिए, 400 पर, डेवलप तमिलनाडु के लिए, 400 पर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, 400 पर, आत्मनिर्भर भारत के लिए, 400 पर, फार्मर वेलफेयर के लिए, 400 पर, फिशरमैन की समृद्धि के लिए, फिशरमैन की सुरक्षा के लिए 400 पर, अब की बार अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनावी माहौल में नेताओं के बोल अपना ही कितना नुकसान कर एक बड़ा चुनावी मुद्दा दूसरे पक्ष को दे सकते हैं, इसका बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी का शक्ति पर दिया बयान, जिससे अब सियासत गर्मा गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी उनका बचाव कर रही है, लेकिन राहुल ने भाजपा के हाथ में एक बड़ा मुद्दा तो दे ही दिया है। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। रविवार को मुंबई की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिया हुआ ये बयान अब लगता है उनके ही गले की फांस बन गया है। विपक्ष को उसके ही हथियारों से मात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के शक्ति वाले वार को भी हथियार बना लिया है। सोमवार को पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर करारा वार किया था, तो मंगलवार को भी उन्होंने तमिलनाडु की रैली में राहुल को अपने निशाने पर रखा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया। पीएम ने साफ साफ कहा कि हमारे शास्त्र साक्षी हैं कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है। यहां शक्ति
मदुरई मीनाक्षी है, यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस वाले बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। बीजेपी और एनडीए के तमाम और नेता भी राहुल के बयान का खुलकर विरोध कर रहे हैं और राहुल के साथ ही इंडी अलायंस को सनातन विरोधी करार दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आप किसी अन्य आस्था के बारे में कर सकते हैं? आपके करने की हिम्मत है? आपको करने दिया जाएगा? राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। मोदी जी जो है वो नवरात्रि का व्रत करते हैं, सिर्फ जल पर व्रत करते हैं। उनको भारत की शक्ति स्वरूपा माताओं का जो है संस्कार उन्हें पता है और उनकी महत्ता का ज्ञान है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जो जॉर्ज पुनैया के शिष्य हैं, उन्होंने जैसे जॉर्ज पुनैया ने जो मां भारती का अपमान करते करते जिसने शक्ति का अपमान भी किया था, उसी का अनुसरण करते हुए राहुल गांधी ने जानबूझकर हिंदू धर्म की प्रतीक शक्ति का अपमान किया है। हालांकि विवाद के बाद राहुल गांधी ने सफाई पेश की और कहा कि वे किसी धार्मिक शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि अधर्म, भ्रष्टाचार और झूठ की शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी राहुल के बयान का बचाव कर रहे हैं। शक्ति शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक है। अगर हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो लगातार दो शक्तियों के बीच में संघर्ष रहा है, दैवी शक्ति और राक्षसी शक्ति। अब राहुल जी ने शक्ति की बात कही, अपने ऊपर क्यों ले लिया? कांग्रेस और राहुल भले ही लाख सफाई दें, लेकिन लगता है राहुल गांधी अपने ही जाल में फंस गए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल और इंडी गठबंधन बयानों के ऐसे फेर में फंसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। एनडीए अपनी रणनीति के तहत पार्टियों और नेताओं को साथ जोड़ रही है। तमिलनाडु में अब पीएमके भी एनडीए में शामिल हो गई है और झारखंड से भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और झामुमो की विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां भी राज ठाकरे की मनसे भी एनडीए में शामिल हो सकती है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों में भी हलचल व तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं। एनडीए गठबंधन 400 के पार के नारे को साकार करने के लिए लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहा है। तमिलनाडु में अब पीएमके भी एनडीए में शामिल हो गई है। पीएमके के अध्यक्ष अंबुमणि रामदोस ने बताया है कि गठबंधन के तहत पार्टी लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पाटाली மக்கள் கட்சி has decided to join the NDA in Tamil Nadu, and an agreement was signed by my leader, Dr. Ramdas, and BJP State President, Mr. Annamlai, and we are happy that we have joined the NDA in Tamil Nadu. दलों के साथ ही नेताओं का भी बीजेपी से जुड़ना जारी है। झारखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए उनकी नीतियों की सराहना की है। झारखंड विकास से कोसों दूर है।
तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार, महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। सीता सोरेन ने इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है और इसे पार्टी अध्यक्ष यानी अपने ससुर शिबू सोरेन को भेजी है। सीता ने चिट्ठी में लिखा है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। सीता ने लिखा है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और सक्रिय सदस्य, वर्तमान में पार्टी की विधायक हूं। अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूं। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया, जो मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग और समर्पण, नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया। आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। दरअसल हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफे और झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व में गठन हुई नई सरकार के बाद से ही सीता सोरेन नाराज बताई जा रही थीं। सीता सोरेन जामा क्षेत्र से विधायक हैं। चंपई सोरेन ने बीते 2 फरवरी को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। इस दौरान ये चर्चा थी कि सीता सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जेएमएम इसे ज्यादा अहमियत नहीं दे रही। जिन्होंने झारखंड में न जाने कितने संघर्ष किया और उनके संघर्ष का उनका बहुत योगदान है इस पार्टी में, उन्हें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री के विकास के नारे के साथ जोड़ने के लिए भी नेता भाजपा का रुख कर रहे हैं। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी का गठबंधन भी मजबूत हो रहा है। महाराष्ट्र की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद मनसे की एनडीए में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे में उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। वे हाजीपुर सीट से लड़ना चाहते थे। इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा ने हमेशा उनका सम्मान किया और उन्हें अपने भतीजे को आशीर्वाद देना चाहिए। हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों का सम्मान करती है, नए लोगों का भी स्वागत करती है, नए लोगों को भी अवसर देती है। अब अवसर बदलता है, मिलता है, सम्मान सबका होगा, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इधर दिल्ली में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। पार्टी की कोर कमेटियों की बैठक में टिकटों पर मंथन हो रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी और उसके गठबंधन में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शैलेंद्र मिश्रा, पटना ब्यूरो के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एनडीए अपने आप को लगातार मजबूत कर रहा है, लेकिन विपक्षी खेमे में भी मतभेद सुलझाकर आगे बढ़ने की कवायद जारी है। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय स्तंभ पर कुल 25 गारंटियां सामने रखी गई। यूपी में सपा और कांग्रेस ने समन्वय समिति बना ली है। हालांकि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर फंसा पेच उलझ रहा है। विपक्षी खेमे में भी चुनावी हलचल जोरों पर है। मंगलवार को पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय स्तंभ पर कुल 25 गारंटियां दी हैं। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना, आरक्षण पर 50% सीमा हटाने जैसी गारंटी शामिल है। युवा को 30 लाख नई नौकरियां, पेपर लीक से मुक्ति जैसी न्याय की गारंटी, गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए, केंद्र की नई भर्तियों में 50% महिला आरक्षण जैसा नारी न्याय, किसान को एमएसपी को कानूनी दर्जा, ऋण माफी के लिए अस्थायी आयोग, 30 दिन में बीमा भुगतान जैसी गारंटी के माध्यम से न्याय और श्रमिकों को स्वास्थ्य अधिकार, प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, असंगठित श्रमिकों को जीवन दुर्घटना बीमा आदि गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस जहां इसे क्रांतिकारी बता रही है, वहीं इन गारंटियों पर भाजपा ने हमला बोला है। पिछले 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। पहली बार गारंटी शब्द हमारे राजनीतिक शब्दकोश में राहुल जी ने इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय,
तब हंसी मजाक उड़ाई गई उनकी, खूब आलोचना हुई बीजेपी की ओर से, और आज वही व्यक्ति गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। में केवल एक व्यक्ति की गारंटी चलती है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की। राहुल गांधी यदि किसी चीज की गारंटी दे सकते हैं तो हिंदू आस्थाओं का अपमान करने की गारंटी दे सकते हैं। वो किसी चीज की अगर गारंटी दे सकते हैं तो जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है वहां आर्थिक बदहाली लाने की गारंटी दे सकते हैं। वो हिंदू आस्थाओं के साथ साथ हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटने की गारंटी दे सकते हैं। यूपी में चुनावी सक्रियता दिखाते हुए सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में गठबंधन की रणनीति तय हो गई है, जिसके तहत दोनों दलों के 5-5 सीनियर नेताओं की प्रदेश स्तर की एक समन्वय समिति बनेगी। हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। सोचिए, अगर यही नौजवान और उनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में विपक्षी खेमा सीट बंटवारे पर जूझता नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर सहमति न बनने पर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र में 7 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे से पहले ठाणे में अपने निवास स्थान पर सांसदों की बड़ी बैठक की, जिसके बाद सांसद राहुल शिवाले ने कहा कि 2-3 दिन में शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कैंडिडेट की लिस्ट दे दी जाएगी। जहां एक और एनडीए के खेमे में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही हैं, नेता प्रचार में उतर रहे हैं, उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर काम हो रहा है, विपक्षी खेमे में चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज के दिन भर की चुनावी सरगर्मियों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे न्यूज नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। बोला, आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। और ब्रेक के बाद आइए अब चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसा अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरीके से एनडीए अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है। बहुत से नेता और पार्टियां साथ भी जुड़ रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्षी खेमे में अभी भी चर्चाएं जारी हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन जमीन पर जो होना चाहिए, खासतौर पर उम्मीदवारों को लेकर या सीट बंटवारे को लेकर, उस दिशा में अभी भी पेच फंसता दिख रहा है। लेकिन शक्ति के बयान पर कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आ रही है। इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है, चुनावी समर में रफ्तार पकड़ता सियासी संग्राम। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं टॉम वडक्कन जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही हर्षप्रीत खादियाल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और के विक्रम राव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। हर्षप्रीत जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। हम विपक्ष को हमेशा मौका देते हैं कि आप अपनी बात को सबसे पहले सामने रखें, इसीलिए आपसे शुरुआत करते हुए
आज राहुल गांधी ने जब कार्य समिति में अपनी बात रखी तो इस बात को सामने रखा कि जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, हम इसको लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता से जुड़े मुद्दों को हम उठाएंगे और उस पर हम प्रचार करेंगे। लेकिन इसको विडंबना मानेगी क्या कांग्रेस की? जब भी कुछ बेहतर होने वाला होता है, राहुल अपने बयान से सब किए कराए पर पानी फेर देते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तब कैम्ब्रिज में उन्होंने बयान दिया, उससे कितना सियासी बवाल हुआ। उसके बाद इस बार भी 63 दिन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म करने के बाद जब मुंबई पहुंचे तो ये बयान दे दिया जिस पर अब सियासी संग्राम है, शक्ति का बयान। क्यों करते हैं राहुल गांधी ऐसा? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो राहुल गांधी जी जो वादा लोगों को करते हैं उस वादे को डिलीवर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम जुमले नहीं देते हैं देश को। 15 लाख देंगे जी, 2 करोड़ जॉब्स देंगे जी, डबल करेंगे जी फार्मर्स इनकम, दाल का, दूध का, दही का, पनीर का, डीजल का, पेट्रोल का रेट कम करेंगे। हम ऐसे जुमले भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं देते। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद कहने का दिल है कि 6वीं विजिट थी मोदी साहब की केरला में 3 महीनों में, और 7वीं विजिट थी तमिलनाडु में मोदी साहब की। इतनी तो पिछले 10 सालों में विजिट्स नहीं देखी प्रधानमंत्री साहब की। और पलक्कड़ में ना वो जब रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे इंस्टेड, तो ओपन रूफ गाड़ी में से निकले हुए थे मोदी साहब और फूलों की बौछार हो रही थी, गाड़ी पे भी फूल ही फूल लगे हुए थे। और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके सर पे छत नहीं है और मोदी साहब ओपन रूफ वाली गाड़ी में से निकल रहे थे। और दूसरा, लोगों की जिंदगियां मुरझाई हुई हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारा कमल का फूल खिल जाए, लोगों की मुरझाई हुई जिंदगी चाहे वैसी की वैसी रह जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, ये हमें समझ नहीं आता है। और दूसरी बात ये है कि ये मिशन 400 में ना 400 में 0 एक एक्स्ट्रा लगा लिया इन्होंने। वो मिशन 40 होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 40 प्लस ब्लंडर्स और फेलियर्स हैं। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछूंगा कि इतनी अटेंशन आपने साउथ को 10 सालों में तो दी नहीं। जब साइक्लोन आया था तब तो तमिलनाडु में आप एक दफा भी आए नहीं थे। आपको याद होगा साइक्लोन मेशॉग आया था दिसंबर 2023 में, क्या एक दफा भी मोदी साहब तब आए? लोगों को पूछा चलिए अब मैं बोल सकती हूं, परिवार कैसा है? एक दफा, लास्ट 10 सेकंड्स प्लीज, जस्ट 10 सेकंड्स। तो एक दफा भी तब मोदी साहब ने ना तो पूछना ठीक समझा, ना आना ठीक समझा। स्टेट बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, बार बार पैसे की मांग करता रहा कि लोगों के परिवार उजड़ गए, लोगों के घर उजड़ गए, लेकिन एक दफा भारतीय जनता पार्टी ने सुनने की, आने की कोशिश की नहीं। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं जब सलेम की बात हुई तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब मोदी साहब सलेम जा रहे थे तो उन्होंने देखा होगा कि कितनी फैक्ट्रीज शटडाउन हो गई है, कितने सारे वर्कर्स डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। और ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के साथ कितना वितकरा, कितनी डिस्क्रिमिनेशन और बायस बिहेवियर करती है और कैसे ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। अश्वित जी, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको बीच में बिल्कुल नहीं रोका। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपसे एक शिकायत तो जरूर करूंगी कि चुनाव प्रचार तो मैदान में होना है ना, जनता के सामने होना है। यहाँ आप बीजेपी से क्या बोलना चाहते हो वो बोलने का ये मंच नहीं है ना। यहाँ अगर हम कुछ सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब तो बनता है। आप 10 बात अपने रखिए, 11वीं बात में तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने आपका जवाब चलिए, आज एक सवाल जिसको अगर आप सीधा जवाब दे सके। चलिए, पहली लाइन ही मेरा जवाब था, आपने जवाब उसको नहीं मानना है, बोला नहीं वो जवाब था नहीं। लेकिन अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, बस 2 लाइंस में आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आपने जो 5 न्याय 25 गारंटी सामने रखी है, आपके विपक्षी गठबंधन में कितने लोग आपके साथ एकजुट हैं इन गारंटियों को लेकर? क्योंकि मंच पर तो सब एक साथ नजर नहीं आते। मैं देता हूं जवाब। देखिए, सारे का सारा इंडिया गठजोड़ इकट्ठा था, इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के डब्बे हैं जो टूट रहे हैं डबल इंजन के, AIADMK, JJP, समता पार्टी, SED संयुक्त, नॉट इंडिया अलायंस। नंबर 2, जहां तक बात है गारंटीज की, भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूंगा कि नई गारंटियां देने की जरूरत नहीं है। 2014 वाला मैनिफेस्टो उठा करके डाल दीजिए, क्योंकि काम तो आपने वैसे भी कोई डिलीवर किया नहीं है। और तीसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक ही चीज कहूंगा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा हुआ है, आप पुनः अपनी ही बात रख रहे हैं कि मैं बीजेपी को ये कहूंगा, बीजेपी को ये कहूंगा, लेकिन अश्वित जी, चलिए, अब मुझसे दूसरे लोग शिकायत जरूर करेंगे कि सबसे ज्यादा आप ही लोगों को टाइम क्यों दिया जाता है, लेकिन समस्या वही है, हमें हमारा जवाब ही नहीं मिलता। लेकिन खैर छोड़िए, मैं आगे बढ़ती हूँ। टॉम वडक्कन जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी हम देख रहे हैं कि जमीन पे उतरकर जबरदस्त प्रचार कर रही है, उम्मीदवारों की लिस्ट एक के बाद एक फाइनल हो रही है, उम्मीदवार पहले ही चुनाव प्रचार में भी पहुंच गए हैं। और ये एक फर्क हमें
विपक्षी खेमे में और एनडीए में नजर आ भी रहा है। लेकिन आज भी जैसे मनसे को लेकर भी ये बात उठ रही है कि हो सकता है मनसे भी साथ जुड़ जाए। वही हम देख रहे हैं और दलों के भी विधायक हैं, दूसरे नेता हैं, उनके लिए भी बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसे में एक सवाल मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी टॉम बड़क्कन जी कि ऐसा क्यों है, कि क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी छोटे छोटे दलों को साथ कर या अन्य पार्टियों के नेताओं को साथ लाकर? ये जो वन वे ट्रैफिक वाली एक सड़क बन गई है बीजेपी के लिए, इसके माध्यम से क्या संदेश, क्या संकेत? क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे नेता हैं आपके पास, क्यों जरूरत है छोटे छोटे दलों को साधने की? इसका सब जवाब दूंगा मैं, लेकिन मैं कांग्रेस के ये सज्जन को समझाता हूं, ये पहले शब्द अगर सीखें, सैलम जो तमिलनाडु में है वो सलीम नहीं है। पहले तो आप समझिए कि आपको एक सदर्न स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट को आप सलीम कहने लग गया तो आप सलेम नहीं, सैलम है, वो सैलम है। चलिए आगे बढ़िए। ये जो वन वे रोड ट्रैफिक बता रहे ये हिंदुस्तान है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर हमारे नेतृत्व में विश्वास है जनता जनार्दन को, एवरीबॉडी इज वेलकम। और फिर ये चैलेंज करेंगे कि हमारा वो क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन है और हम हर आदमी को लेते हैं और उनका कोई भी केस विड्रॉन नहीं है। मैं एडवांस वार्निंग दे रहा हूं, ये आर्ग्यूमेंट जो आएंगे कि ये भाई इनके खिलाफ केस है, ये है, वो है, पॉइंट ये है कि कोई केस विड्रॉ नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, अगर इन्होंने केरल की विषय में बात किया, केरल के बारे में ये क्या जानते हैं? वहां 6 महीने हुआ, तनख्वाह नहीं मिला, पेंशन्स नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति है इनका इंडिया अलायंस पर। अच्छा, दूसरी बात, एक और इन्होंने ये किया कि हर बात जो राहुल गांधी कहते हैं उसका गारंटी है। मैं पूछने चाहता हूं कि ये शक्ति के खिलाफ जो अभियान है ये भी क्या इनका गारंटी का भाग है? क्योंकि इनको आप अभी सुन लीजिएगा, इन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी कहते हैं वो गारंटी है जी। तो मैं ये पूछने चाहता हूं कि भाई ये भी गारंटी, एक सिविलाइजेशनल बैटल हो रहा है ये, और सिविलाइजेशन बैटल कहां से शुरू है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वहां के सनातन धर्म शुरुआत वहीं से है। ये द्राविडियन कल्चर कहिए, आर्यन कल्चर कहिए, हिस्ट्री सीखिए पहले और फिर तर्क के लिए आइए। क्योंकि जो सिविलाइजेशनल बैटल है जो हिंदुस्तान को जोड़ कर रखा है वो है सनातन धर्म। उसका सत्यानाश करने के लिए ये लोग उतर आए हैं और इसको अंग्रेजी में बाल्कनाइजेशन कहते हैं कि भाई तमिल अलग स्टेट, कर्नाटक का कुछ और व्यवस्था, पाकिस्तान से प्रेम कर्नाटक में, वहां ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी सिंपोजियम्स के लिए आते हैं और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ये कहते हैं हमें पाकिस्तान से प्यार है। आप बताइए आपका एजेंडा क्या है? इलेक्शन तो आते रहता है, लेकिन आप अगर डीएमके की पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, सनातन धर्म का सत्यानाश करते हो, तो आपका अस्तित्व क्या है? हिंदुस्तान ये पूछना चाहता है। इससे पहले कि मैं अर्शप्रीत जी के पास जाऊं, इस वक्त जवाब ले लीजिएगा। मैं आपका जवाब लूंगी। एक बार मैं जरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त के विक्रम राव जी भी, उनको चर्चा में लाना चाहूंगी। के विक्रम राव जी, दोनों पक्ष आपने सुने हैं। जब भी चुनावी माहौल गर्मा रहा होता है तब उम्मीद ये की जाती है कि सभी दल जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे, अपने किए हुए काम को सामने रखेंगे और अपना रोड मैप आने वाले 5 सालों के लिए क्या होगा इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो चर्चा, जिस तरीके से चुनाव का प्रचार आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको कि आमजन कैसे, इस आम जन के सरोकार इसमें से कैसे जुड़ पाएंगे? ये जो नैरेटिव अभी बन रहा है, ये नैरेटिव किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? ममता जी, आपने जो कहा उसी बात को तथ्यात्मक रूप से पेश करना चाहूंगा, क्योंकि कोई यहाँ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, आपके श्रोताओं को विश्लेषण देना चाहिए। मैं बताऊं आपको, दक्षिण भारत हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों की कमजोरी रहा है। कांग्रेस पार्टी और जो और पार्टियां रही, कम्युनिस्ट पार्टी या जो भी पार्टी रही, दक्षिण भारत में
18वीं लोकसभा तक पार्टी को भी 10 स्थान मिला, 10 स्तर मिला, देखो समर्थन मिला। इसीलिए इस बार मोदी के अभियान को उस कसौटी पे हमें कसना पड़ेगा। ये अपार भीड़ जो दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री की मीटिंग में, इसको एक और तलब है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब 2 उदाहरण दे रहा हूं आपको, लक्काड़ का तो तमिलनाडु में, कोयम्बटूर का जी। कोयम्बटूर बंबई कानपुर की तरह एक औद्योगिक शहर है कपड़ा मजदूरों का, मध्यम वर्गीय लोग हैं वहाँ, मजदूर लोग हैं वहाँ। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की भीड़ जमा हुई और नरेंद्र मोदी के भाषण का संपर्क का जो तथ्य रहा, बोले उन्होंने कहा कर कोयम्बटूर में ऑडिटर रमेश की बात की। रमेश भाजपा का कार्यकर्ता था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। तो आगे सुनने वालों के लिए मोदी खुद नम आंखों से बता रहे थे बात को। असर पड़ता है इसका। पलक्काड़ केरला में है, पाल घाट कहते हैं उसको, वहाँ तमिल भाषी ज्यादा है, बजाय मलयालम भाषी हो गए, और वो सब पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे। इस दृष्टि से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मैंने अपने 55 साल के पत्रकारी जीवन में जो तमिलनाडु और 5 राज्यों में देखा दक्षिण के, इस बार तो गजब की भीड़ थी भाई। मैं एक रिपोर्टर के बता रहा हूँ आपको। अब कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और ये आंध्रा, तेलंगाना, ये भाजपा क्या थी यहाँ? 0 थी, 0। चुनाव तक रही नहीं है जी। इस बार जो जलवा दिख रहा है, मुझे लगता है कि और ये जो पोस्टर है, ये जो एग्जिट पोल करेंगे, उन्हें बहुत सावधानी से लिखना पड़ेगा इस बार। ममता जी। जी, के विक्रम राव जी, आपने बहुत निष्पक्ष विश्लेषण एक सामने रखा है। अर्शप्रीत जी, जिस तरीके से ये प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से हमारे खुद विशेषज्ञ जो ये बात कह रहे हैं, विपक्षी गठबंधन कैसे पार पाएगा इस चुनौती से? आम जन से जुड़ने की एक कला, अपने किए हुए कार्यों को सामने रखने की एक आधार, इन सब से कैसे पार पाएगा आपका विपक्षी खेमा? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष में होने के बावजूद सरकार के सवालों का जवाब देता है, लेकिन सरकार में होने के बावजूद जवाब देना नहीं चाहती है, ना लोगों का, ना देश का, ना ऑपोजिशन का। इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं मोदी साहब। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं उन्होंने। दूसरी बात ये मुझे अच्छा लगा, साहब बता रहे थे कि सलेम नहीं, उसको सैलेम प्रोनाउंस किया जाता है, अच्छा लगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये प्रोनाउंसिएशन तो करेक्ट कर रहे हैं। जब मोदी साहब ने केरला को सोमेलिया के साथ कंपेयर कर दिया था, क्या तब नहीं आपका बनता था कि उनको करेक्ट करें, उनको बताएं कि ये गलत कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, वो एक सामान्य तरीके से आपको करेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, एक सेकंड काइंडली, नहीं सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी शुड अपोलोजाइज, माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को ऐसा मिसलीडिंग एग्जाम्पल देने के लिए, केरला को सोमेलिया के साथ कंपेयर करने के लिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने मेरी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट की, मुझे अच्छा लगा। ये कह रहे थे ये पूछना चाहते हैं। अश्वित जी, आप बहुत ऐसी बातों को उठा रहे हैं जिनका औचित्य नहीं बनता। ये चर्चा हो रही है, ऐसे में किसी के साथ। एक सेकंड ना जी, मैं पूरा तो कर लूं। इन्होंने पाकिस्तान के प्रेम की बात की, मुझे अच्छा लगा कि ये जरा बताएं कि पठानकोट एयर बेस में ISA को आने की इजाजत किसने दी थी? नवाज शरीफ जी को जन्मदिन पे बधाई कौन देने गया था? प्रोटोकॉल तोड़ के उनके चॉपर में कौन बैठा था? चलिए, ये सारी बातें आप एक दूसरे को काउंटर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, आप ये बातें जनता के बीच जाकर भी बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से उसी से फायदा भी होगा। लेकिन मैं जो बात पूछ रही हूँ आपसे, चलिए इस बात का जवाब दीजिए अर्शप्रीत जी। एक बात जो उठा रही है बीजेपी भी उठा रही है, एक मिनट, एक सवाल, मेरा सवाल। बीजेपी इस बात को बार बार उठा रही है कि आप लोगों की सूची नहीं बन रही, आप लोगों की सीट बंटवारे पर सहमति नहीं हो पा रही क्योंकि आप लोगों के पास उम्मीदवार नहीं है। अब देखें तो आपके बहुत सारे नेता तो विभिन्न राज्यों में बीजेपी का रुख कर गए हैं। ऐसे में क्या वाकई ये समस्या कितनी गंभीर है कांग्रेस के सामने, या फिर यही बता दीजिए कि आप लोगों की सूची कब तक फाइनल हो पाएगी? नंबर 1, पहली बात तो बैंक्रप्सी ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, कैंडिडेट्स की बैंक्रप्सी है। दूसरी बात ये है, जहां तक बात की आपने कांग्रेस पार्टी की, आप शायद भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमपीज लीडर्स छोड़ के, चाहे हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, कांग्रेस में आए हैं,
राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, कांग्रेस में आए हैं, और बहुत सारी स्टेट्स में इनको छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में डंडा तंत्र और भयतंत्र है, और यहाँ पे लोकतंत्र है। वहां पे ना एलआई को पूछा जाता है, ना लीडर को पूछा जाता है, ऊपर से फतवा सुनाया जाता है, जो फॉलो करे ठीक, वरना साइडलाइन कर दिया जाता है। मैं पूछूंगा अडवाणी साहब कहाँ है आजकल? अडवाणी साहब ना पार्लियामेंट में दिखाई देते हैं, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं। तीसरी बात, अडवाणी साहब नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के फाउंडर हैं। अब आप एक गलत तरफ रुख कर रहे हैं चर्चा का अश्विनी जी, इसलिए आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। नहीं, आप इसको ये मंच ना बना लीजिए कि आप जो कहेंगे वो सुना जाएगा। टॉम वडक्कन जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बात आपने जो बात उठाई है मैं वही लेके उनके पास जा रही हूँ। अश्विनी जी, वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, चर्चा को चर्चा की तरह लीजिए ना, आप उसको गलत दिशा में पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वो ठीक है। टॉम वडक्कन जी, नहीं, आपने अपनी बात रख दी, हमने बहुत शांति से सुनी। अब मैं टॉम वडक्कन जी से यही सवाल लेकर जाना चाहूंगी। टॉम वडक्कन जी, बीजेपी की बात करें तो सबसे अधिक कार्यकर्ताओं वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। ऐसे में ये सवाल बीजेपी पर भी उठता ही है कि फिर दूसरे दलों के नेताओं को लाकर कुनबा बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? हम लाते नहीं हैं, वो खुद आते हैं। परेशान है कांग्रेस से, और ये इतिहास है कांग्रेस में। इनसे पहले 30 साल पहले कांग्रेस में था, और ये इनको मैं पहचानता भी नहीं हूं, उन दिनों से हूं, नरसिम्हा राव के जमाने से। परेशान होकर सुन लीजिए, परेशान होकर ये नेता लोग सब आ रहा है। वो इसलिए नहीं, आप सुनिए, अभी सुनने वाली बात सुनिए। अगर ऐसे झूठ बोलेंगे आगे भी कोई नहीं पहचानेगा, तो अब वेलकम करते हैं हम बीजेपी में, क्योंकि परेशान आप होंगे जरूर, क्योंकि ये पार्टी एक फैमिली कंपनी है जिसमें हेडक्वार्टर्स 10 जनपद है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इससे आगे कोई नेतृत्व नहीं है। आप कुछ भी कहिए, और लोग हम सब दुखी थे, और हम पार्टी छोड़कर इसलिए आए हैं क्योंकि ये परेशानी हमें भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है। यहाँ मेरे लोग आते हैं और हम किसी को लाते नहीं है, लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं, ये फर्क है। चलिए मेरा जवाब ले लीजिएगा। चलिए नहीं, आपने अपनी बात रख दी अश्विनी जी, उन्होंने अपनी बात रख दी आपकी बात के ऊपर। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, नहीं टाइम नहीं है। मैं विक्रम जी के पास जाना चाहूंगी। विक्रम जी, अंत में बहुत संक्षेप में बहुत छोटा सा जवाब आपका चाहते हैं। जिस तरीके से चुनाव के वक्त पर ही दल बदल होता है, चुनाव के ऐन वक्त पर ही लोग दूसरे दलों में जाते हैं, चुनाव के ऐन वक्त पर ही जो विचारधारा की एक लड़ाई की बात उठती है, क्या ये इस बार भी प्रासंगिक है, खासतौर पर जब विचारधारा की बात करते हैं? हाँ ममता जी, प्रासंगिक इसलिए है कि लोग दुखी हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, राष्ट्रीय पार्टियों से अलग हो रहे, कट रहे हैं, और जो विकल्प उनके सामने है कमल घाव पे जा रहे हैं। मैं यहाँ खास कर एक सटीक बात कहना चाहूंगा आपके श्रोताओं की नजर के लिए कि दक्षिण भारत में हिंदी बोलने वालों को सुना नहीं जाता था पिछले 70 सालों से। मैं इसका खुद साक्षी हूँ। मेरी मातृभाषा तेलुगु है, रहता लखनऊ में हूँ। ममता जी, इस बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदी में बोल रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, हाथ उठा के स्वागत कर रहे हैं। ये एक गौरतलब बात है, इसे देखना चाहिए। भाषा के बारे में विरोध घटाया है। अगर आज नरेंद्र मोदी को याद करेगा भारतीय इतिहास, इसीलिए कि उन्हें हिंदी का प्रचार किया है हिंदी भाषी दक्षिण भारत में। इतनी बड़ी चीज है, हर हिंदी सेवक को तारीफ करनी चाहिए। क्या हमारी भाषा आज दक्षिण में विरोध के काबिल नहीं रही? लोग प्यार करते हैं उनसे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार मोदी जी ने मसले उठाए हैं, इन मसलों का ख्याल कीजिएगा। अब शक्ति के बारे में कोई हिंदू कभी गौर करेगा, गवारा करेगा इस बात को कि आप माँ शक्ति को बदनामी करे जो कांग्रेस पार्टी। यानी विक्रम जी ये मान सकते हैं कि अब वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझ करना चाहूंगी सिर्फ इस बात को लेकर कि अब विकास के प्रचार के आधार बदल गए हैं, चुनाव की दिशा बदल गई है, और ये आम जन को समझना जरूरी है। अश्विनी जी, माफी चाहती हूँ, वक्त है नहीं इस वक्त। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है।
बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दिए। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से बचने को लेकर तो भाजपा के निशाने पर है ही। अब ईडी ने के कविता की गिरफ्तारी के बाद बयान जारी कर बताया है कि उनकी केजरीवाल के साथ कई मीटिंग्स हुई थी, यानी साजिश तो हुई थी। और इसके ये भी मायने हैं कि आने वाले दिनों में केजरीवाल पर कानून का शिकंजा कस सकता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता की गिरफ्तारी के बाद अब बयान जारी कर बताया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर उन्होंने साजिश रची थी। इसके बाद भाजपा ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता पर हमला बोलते हुए कहा कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता किंग पिंग थी, जिन्होंने शराब कारोबार को लेकर कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग की थी। के कविता मैडम अरेस्ट हुई। अरेस्ट होने के पश्चात उनको इंट्रोगेशन के लिए भेजा गया है। क्या स्टेटमेंट ईडी ने दिया है? एक कंपनी है, कई लोग इसमें हैं। के कविता इसमें एक किंगपिंग थी। के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई कि नहीं हुई? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि आपकी कंपनी को हम, आपके जो पूरी कोहोट है, उस कोहोट को हम यहां पर लाके बसाएंगे, उनके माध्यम से शराब का कारोबार यहां करेंगे। समन के बावजूद पेश न होने पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। केजरीवाल को घेरते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने देश के संवैधानिक ढांचों का सम्मान नहीं किया। तो वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे राजनीतिक रंग देते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि केजरीवाल चुनाव प्रचार करे। अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, ही डिसरेस्पेक्ट्स देम। मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक मकसद है कि अरविंद केजरीवाल जी को अब डेस्परेशन हो रही है भारतीय जनता पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए, उनको चुनाव प्रचार से किसी तरीके से हटाया जाए। इस बीच दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में ही हैं। दिल्ली शराब घोटाला में जांच एजेंसियां मामले की कड़ियां जोड़ने में लगी हैं। इसी सिलसिले में के कविता, आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत कई लोगों को जांच एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी हैं। ईडी ने पहली बार अपनी प्रेस रिलीज में शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आरोपी के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि नई आबकारी नीति से लाभ उठाने के लिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। नई आबकारी नीति से निजी लाभ पाने की एवज में आप नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिन की महत्वपूर्ण खबरें और भी है, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। बेंगलुरु का नगरथपेटे क्षेत्र, जहां दुकान में एक दुकानदार हनुमान चालीसा सुन रहा था, जिसे लेकर समुदाय और दुकानदार के बीच बड़ा विवाद हो गया, जिसके बाद इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन भी हुए। बेंगलुरु पुलिस को यहां कर्फ्यू भी लगाना पड़ा, लेकिन उसके बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया, बल्कि भाजपा की ओर से भी अब तुष्टीकरण का राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है। बंगलुरु के नगरथपेटे में फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। एक दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार की समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पिटाई करने के मामले में इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। इस घटना के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया। इस घटना के सिलसिले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस इलाके में जहां पर हर बार शांति रहती है, यहाँ के दुकानदार आपस में भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन अचानक रविवार के दिन ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने इस दुकान पर हमला किया। क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक मस्जिद है, आप देख सकते हैं। यहाँ से 5-6 दुकानें छोड़कर पीछे एक मस्जिद है, और उनका ये कहना है कि ये जो यहाँ पर इस दुकानदार ने जो धार्मिक गीत लगाया था, उसको सुनने के बाद मस्जिद से कुछ लोग बाहर निकलकर इस पर एतराज करने लगे। जाहिर सी बात है, ये कई सालों से कई वर्षों से ये मस्जिद यहीं पर है, ये दुकान भी यहीं पर है, लेकिन अचानक उस दिन रविवार के दिन क्या हुआ कि ये लोगों ने मुकेश पर हमला कर दिया, और फिर पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश की, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन भड़क गया। फिर 6 युवाओं की एक टोली द्वारा पीटे गए दुकान मालिक मुकेश के समर्थन में भाजपा द्वारा हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए आयोजित विरोध प्रदर्शन के कारण बंगलुरु पुलिस को नगरथपेटे में धारा 144 लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, बंगलुरु के दक्षिण सांसद तेजस्वी सूर्या और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उन्हें विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए राज्य के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जो वोट बैंक पॉलिटिक्स इस सरकार को बहुत बड़ा पहलू है। इसके वजह से जो लोग असर्ट करते हैं, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, उनको वो समझता है सरकार हमें कुछ नहीं करेगा, हम जो मन में चाहिए हम कर सकते हैं। ये माइंडसेट आज ये सब इंसिडेंट हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है, बेंगलुरु का छवि DK शिव कुमार ब्रांड बेंगलुरु बता रहा था, अभी ये छवि हमारा बेंगलुरु को तारनिश कर रहा है। Instead of asking the police authorities to conduct the investigation in an expeditious manner and arrest the accused, the police are contemplating action against the victim himself. नगरथपेटे इलाके के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए प्रदेश सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए। मेरी मांग है सिर्फ मेरे न्याय मिलना चाहिए, ताकि मेरे जैसे और मेरे भाई को तकलीफ ना हो। और तो मेरा थोड़ा हो गया, नहीं तो अगर उस दिन ही मेरे को कुछ ज़्यादा हो गया, मैं मर गया होता, तो मेरे 2 बच्चे को खाना कौन दे रहा था, मेरा परिवार का ख्याल कौन रखता था, तो उसके जवाबदार कौन होते थे। अभी वो जो आदमी बैठ के हनुमान चालीसा सुनता था, ये लोग आके उसको जो थ्रेटन करके उसको मारपीट किया, वो गलत है। आज उसको करेगा, कल और किसी को भी करेगा। ये स्टॉप करना चाहिए। यहाँ पे कभी ऐसा हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ है, हमेशा भाईचारगी और हमेशा मिल्लत का मुजाहिरा हमेशा हुआ है। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसा किए हैं तो गलत किए हैं। बेंगलोर में इस वक्त नागरपेट में शांति
का माहौल है और यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है और फिलहाल पुलिस एक और शख्स की तलाश कर रही है जिसने जो इस हमले में शामिल था। कैमरामैन चिदानंद के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डीके सुरेश पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कुमारस्वामी ने कहा है कि डीके सुरेश अपने संसदीय क्षेत्र में मुफ्त वस्तुएं बांट रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 4 लाख से अधिक प्रेशर कुकर वितरित किए गए। कुमारस्वामी ने चुनाव आयोग से डीके सुरेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। और न्यूज 8 के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मीडिया के लोगों को अति आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। आयोग के इस फैसले के बाद चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार मिल गया है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। आज 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। चुनाव आयोग ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल पुलिस का डीजीपी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहने के दरमियान कानून पर रोक की मांग चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ताओं से 5 पेज में संक्षिप्त लिखित दलीलें 2 अप्रैल तक दाखिल करने का निर्देश दिया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। बीआरएस नेता के कविता ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। कविता ने ये याचिका 2023 में दायर की थी। लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। मुठभेड़ में 36 लाख के 4 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक प्रमुख फरार सदस्य को गिरफ्तार किया।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे